नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू जीएसएफएक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स। तो इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में जानेंगे। उनमें से फर्स्ट देखेंगे जीडीपी, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, थर्ड है एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और फोर्थ है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब बारी बारी से इन सभी को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी। जीडीपी किसी भी टेरिटरी के अंदर, जैसे मान लेते हैं भारत की जमीन के अंदर किसी स्पेसिफिक टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लेते हैं एक साल के भीतर, चाहे भारतीय कंपनियों द्वारा हो या बाहरी कंपनियों द्वारा, जैसे जापानीज कंपनियों द्वारा, तो साल भर के भीतर जितनी ही वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है उनकी कुल मॉनेटरी वैल्यू हमारी भारत की जीडीपी कहलाएगी। तो इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंप्लीटली तैयार हो चुकी हैं यूज के लिए। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जो कोई प्रोडक्ट है जो टेंजिबल है, जिसे टच कर सकते हैं, और सर्विसेज जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये है सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ जियोग्राफिक बाउंड्री, जैसे भारत की जमीन के अंदर की बात की जा रही है, रिगार्डलेस ऑफ द नेशनलिटी, चाहे वो भारतीयों द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो या कि किसी दूसरे देश के लोगों द्वारा, चाहे वो लोगों द्वारा हो या फर्म या दूसरे कंपनीज द्वारा हो। तो रिगार्डलेस ऑफ द नेशनलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और फर्म, फर्म मींस कंपनी। फॉर इंस्टेंस, कार मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय जापानीज कंपनी विल बी इंक्लूडेड इन इंडियन जीडीपी। इसका मतलब यही रहा, जीडीपी में भारत की जमीन के अंदर साल भर के भीतर जितनी वैल्यू का टोटल प्रोडक्शन होगा वो सब कुछ भारतीय जीडीपी में शामिल किया जाएगा, चाहे वो भारतीयों द्वारा प्रोड्यूस किया जाना हो या कि किसी विदेशी कंपनियों द्वारा हो। तो चाहे सैमसंग कंपनी हो, एप्पल कंपनी हो, बस भारत की जमीन में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये रहा जीडीपी। इसके आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है जीएनपी, जिसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है। यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है, तो जीडीपी में इंडियन द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा रहा है और बाहरी देशों द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पे नेशनल सिर्फ इंडियन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर कोई इंडियन इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू तो रहेगी ही रहेगी। अगर कोई विदेशों में हमारे इंडियंस रह रहे हैं तो उनकी कोई सैलरी आ रही हो तो वो, या कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो भारतीयों की कंपनी विदेशों में चल रही हैं, उसके द्वारा कमाया गया पैसा भी इंक्लूड होगा जीएनपी में। साथ ही कोई विदेशी कंपनियां, जैसे जापानीज कंपनी, सैमसंग, कोरियन कंपनीज है, अमेरिकन कंपनीज है, ये यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन उठा के वापस ले जाएंगे अपने कंट्री में, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ भारतीयों द्वारा कहीं भी कमाया गया पैसा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल किया जाएगा। भारतीयों द्वारा चाहे भारत की जमीन पे प्रोड्यूस किया जाए, कमाया जाए, या दुनिया के किसी भी देश में, साथ में अगर कोई विदेशी भारत में रह के कमा रहा है तो उसके द्वारा कमाया गया पैसा इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ भारतीयों द्वारा कमाया गया पैसा दुनिया के किसी भी कोने पर, इसे बोलेंगे जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे देख लेते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री। भारत की बात की जा रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। मींस यहाँ पे बाउंड्री की बात नहीं की जा रही है, चाहे भारत में प्रोड्यूस हो, चाहे भारतीय कंपनी टाटा भारत में प्रोड्यूस कर रही है, ये भी शामिल होगा जीएनपी में। अमेरिका में अगर प्रोड्यूस कर रही है तो वहां भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी शामिल होगी जीएनपी में। या जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जो बाहर से रेमिटेंसेस आती हैं, जो वहां से लोग भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं, वहां से जब अपनी सैलरीज भेजते हैं इंडिया में, वो सारा इंक्लूड होगा इस पे। In India's case, GNP is lower than its GDP as net income from abroad has always been negative in India. आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाएगा, डेप्रिसिएशन टीयर या वियर। इट इज द जीडीपी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे अगर कोई चीज, कोई फोन है, अगर फोन 50,000 का है, उसको अगर साल भर यूज करते हैं तो साल भर बाद उस फोन की वैल्यू 50,000 से घटकर वो 30-35,000 की हो जाती है। तो अगर 30,000 की हो गई तो जो 20,000 का फर्क आया है उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, इसी बोलेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वियर और टीयर। It is the GDP
कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी में डेप्रिसिएशन, जैसे उसके मेंटेनेंस में कुछ एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, खर्चे में कोई मशीन चल रही है कंपनियों में, उसमें समय समय पर उसके मेंटेनेंस में खर्चे लगते हैं, कई मशीनें गड़बड़ हो गई उसके मेंटेनेंस में, कभी कभार मशीनों को ही चेंज करना पड़ता है तो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। ये रहा डेप्रिसिएशन। ये रहा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में ही डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, एनएनपी। शुरू वाला जो एन रहेगा वो नेट रहेगा और जो बीच वाला एन रहेगा वो रहेगा नेशनल। यहां से बनेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। इट इज द जीएनपी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। जब भी नेट लिखा रहेगा, नेट में डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाएगा, और जब बीच में जो एन है इसका मतलब है नेशनल, उसमें सिर्फ इंडियन की बात की जाएगी। तो एनएनपी इज ऑलवेज लेसर देन जीएनपी। रीजन, द डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो एंड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सिंपल सा, एनएनपी जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दिया। डेप्रिसिएशन, वियर एंड टियर, समय के साथ जो यूज की जाने वाली वस्तुएं हैं उनकी कीमत में कमी आना, डेप्रिसिएशन। अब फोर्थ बात करते हैं आगे के टाइप्स ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी मुख्य रूप से 3 टाइप की होती हैं। एक है नॉमिनल जीडीपी, सेकेंड है रियल जीडीपी, तीसरा है जीडीपी पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? एक जीडीपी मापने का एक सामान्य तरीका होता है जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के आधार पर बनाया जाता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जैसे अगर आज जो इन्फ्लेशन है, कोई चीज 100 रुपए की है आज, और अगर एक हफ्ते बाद उसकी कीमत 120 रुपए हो जाएगी, तो ये नॉमिनल जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। मतलब जो करंट मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है, उसके बिहाव पे नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। जबकि रियल जीडीपी में ये जो करंट प्राइस रेट है, जो इन्फ्लेशन है, इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तीसरा है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसमें देखा जाएगा जैसे भारत में अगर $2 है, $2 जैसे अगर 180 रुपए है $2, तो इसमें अगर देखें कि रोटियां, तो $2 में 10 से 20 रोटियां खरीदी जा सकती हैं। वही अमेरिका में इतने ही पैसे में सिर्फ 1 या 2 रोटियां ही खरीदी जा सकती हैं। तो देखा जाए तो $1 में, $2 में भारत में 10 से 20 रोटियां खरीदी जा सकती हैं, जबकि अमेरिका में $2 में 1 से 2 रोटियां ही खरीदी जा सकती हैं। इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ मनी में, उतने ही पैसे में भारत 20 रोटियां खरीद सकता है, जबकि अमेरिकन सिर्फ 2 रोटियां तक ही खरीद सकती हैं। ये है परचेजिंग पावर पैरिटी, सेम अमाउंट में प्रोडक्ट को खरीदने की क्षमता। तो जैसे अगर बोला जाए जो नॉमिनल जीडीपी भारत की $4.2 ट्रिलियन है, लेकिन अगर पीपीपी की बात करते हैं तो वो लगभग $17 ट्रिलियन है। इसका मतलब जो अमेरिकन $17 ट्रिलियन तक की कोई चीजें खरीद सकते हैं, उतना भारत अपनी जो $4.2 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी है उसके बिहाव पे पीपीपी में $17 ट्रिलियन का प्रोडक्ट खरीद सकता है, क्योंकि यहाँ के रेट वहाँ के रिस्पेक्ट में चीपर्स होते हैं। एक फोर्थ टाइप्स भी कभी कभार यूज किए जाते हैं। समटाइम द फोर्थ टाइप ऑफ जीडीपी नोन एज जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से है। जैसे हमारे भारत में लगभग 2820 से लेकर $2850 पर ईयर पर कैपिटा इनकम है, इसके आधार पे। आगे यहाँ पे देखते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी डेफिनेशन, द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री एट करंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे देखेंगे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जा रही है, या करंट मार्केट प्राइस, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, करंट मार्केट प्राइस। सेकेंड है इंक्लूड्स इफेक्ट्स ऑफ बोथ प्राइस चेंजेस, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन या कि महंगाई बढ़ेगी या कि महंगाई कम होगी, ये दोनों इस पर प्रभाव डालते हैं, इसमें इंक्लूड होता है। एंड क्वांटिटी चेंजेस। थर्ड है यूज, गुड फॉर कंपेयरिंग द साइज ऑफ इकोनॉमीज इन द सेम ईयर और इमीडिएट मार्केट वैल्यू असेसमेंट। अगर इसकी बात करते हैं रियल जीडीपी की, जो वास्तविक हो, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। डेफिनेशन, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड
एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, यहां इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को शामिल कर दिया गया था, यहां पे इसको एडजस्ट कर दिया गया है यूजिंग प्राइसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड बेस ईयर। जैसे इसका महीने 2 महीने में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा तेजी से चेंज होती रहती है, जबकि यहाँ जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो रहा है जल्दी जल्दी, उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है। इंक्लूड्स ओनली चेंजेस इन एक्चुअल क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो जैसे अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है और उसकी प्राइस बढ़कर इन्फ्लेशन में आकर वो प्राइस अगर 120 रुपए हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि नॉमिनल जीडीपी हमारी 100 रुपए से 120 रुपए हो गई है। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे कि वस्तु तो एक ही है, तो वहां पे ग्रोथ नहीं दिखाया जाएगा रियल जीडीपी पे। आगे बात करते हैं इसका यूज का। इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, जी हाँ, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ विद लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स एज इट रिमूव्स प्राइस डिस्टॉर्शंस। तो इन दोनों में से ज्यादा एक्चुअल, ज्यादा रियल है, जो ऑथेंटिक जीडीपी प्रोवाइड कराती है वो है रियल जीडीपी। ये रहा जो करंट मार्केट प्राइस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं की डिफरेंस वाई रियल जीडीपी मैटर्स। इन्फ्लेशन, इफ प्राइसेस राइज, यदि वस्तु की कीमत में बढ़त होती है, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस। जैसे अभी बात किया कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसका प्राइस 20 रुपए बढ़ के 120 रुपए बढ़ गया, यहाँ पे बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी भी 100 से 120 हो गया। इवन इफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, तो प्रोडक्शन चेंज नहीं हुआ, एक ही वस्तु है जो पहले 100 रुपए का था, अब प्राइस बढ़ के 120 रुपए हो गया उसी वस्तु का, तो अभी भी एक वही वस्तु है, एक ही है, लेकिन अब इसकी प्राइस 120 रुपीज हो चुका है, 120 रुपए। तो प्राइस में डिफरेंस आ गया, 100 से 120 रुपए हो गया। यहां कैलकुलेशन में आ गया कि 120 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है। रियल जीडीपी शोज नो ग्रोथ इन दिस केस। रियल जीडीपी बोल रहा है कि प्रोडक्ट तो एक ही है, तब प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, अभी पहले एक प्रोडक्ट था, अभी भी एक ही प्रोडक्ट है, तो ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं, सिर्फ प्राइस बढ़ा है। रिवीलिंग द एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल, तो रियल जीडीपी में, रियल में पता चलता है कि जीडीपी एक्चुअल में ग्रोथ कर रही है, कितना ग्रोथ कर रही है। फिर एक्यूरेसी, रियल जीडीपी ऑफर्स अ क्लियरर, ज्यादा सटीक, क्लियर, साफ सुथरा, मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमीज हेल्थ एंड वेदर पीपल आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग मोर, मेकिंग इट बेटर फॉर पॉलिसी डिसीजंस एंड ट्रेंड एनालिसिस। तो अगर ट्रेंड का एनालिसिस करना हो, भारत की जीडीपी के बारे में एक बढ़िया से अगर एनालिसिस करना हो, उसके लिए रियल जीडीपी ही यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं कुछ अदर पॉइंट्स है, जैसे है एनडीटीएल, इसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। क्या बोलेंगे इसको? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ये क्या है कि कोई बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, उसकी जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है उसे एनडीटीएल बोला जाता है। वो कैश के फॉर्म्स में हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म्स में हो सकता है, शेयर्स के फॉर्म्स में हो सकता है, स्टॉक्स के फॉर्म्स में हो सकता है। ये उस बैंक का एनडीटीएल कहलाएगा। जैसे अगर हमारे पास कुछ कैश है, कुछ गोल्ड्स है, कुछ शेयर्स के रूप में है, कुछ प्लॉट है, जमीन है, लैंड है, कोई कार्स है, होम्स है, सब की जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो हमारी एनडीटीएल कहलाएगी। ये रहा एनडीटीएल। द एनडीटीएल फुल फॉर्म इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ बैंक होल्ड्स इन कस्टमर डिपॉजिट्स माइनस द अमाउंट इट हैज डिपॉजिटेड इन अदर बैंक्स। तो बैंक के पास जितना भी पैसा, सारा का सारा एनडीटीएल कहलाएगा, लेकिन वो पैसा छोड़ के जो बैंक, ये बैंक किसी दूसरे बैंक में अगर अपना पैसा डिपॉजिट किया है उसको छोड़कर। These deposits include two types of liabilities। यहाँ पे दो तरह की लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बैंक की अपने कस्टमर के प्रति। पहला है
नेट डिमांड लाइबिलिटीज, दूसरा है टाइम लाइबिलिटीज। तो बैंक अपने कस्टमर्स को दो तरह की जिम्मेदारी लेता है, दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, गारंटी लेता है। फर्स्ट है डिमांड लाइबिलिटीज। डिमांड, अगर हमारा पैसा हमारे बैंक में है तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम अपना पैसा बैंक से मांग सकते हैं, निकाल सकते हैं, चाहे यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर ले या बैंक में जाकर हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये है नेट डिमांड लाइबिलिटीज। जब भी जरूरत होगी हम अपना पैसा, अगर हमारे अकाउंट में सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, वहां पे पैसा है तो हम अपना पैसा ले सकते हैं। ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जरूरत के हिसाब से जब भी जरूरत होगी बैंक को हमारा पैसा लौटाना पड़ेगा। ये रहा, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें या करंट अकाउंट्स की बात करें। सेकेंड, इसमें बात करते हैं टाइम लाइबिलिटीज। टाइम लाइबिलिटीज में दीज डिपॉजिट्स हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, जैसे हमारा एफडी होता है, दीज डिपॉजिट्स हैव अ फिक्स्ड टेन्योर मीनिंग दे कैन नॉट बी विथड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी विदाउट पेनाल्टीज दे इंक्लूड। तो जिसे एफडी करते हैं, तो अगर किसी ने 5 साल के लिए एफडी किया है, 1 साल के लिए एफडी किया है, तो बैंक को हम प्रॉमिस करते हैं कि 5 साल तक हम पैसा आपसे नहीं लेंगे। इसके जगह पे बैंक हमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है। एक है फिक्स्ड डिपॉजिट एफडीज, कस्टमर्स डिपॉजिट मनी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इन एक्सचेंज फॉर अ हायर इंटरेस्ट रेट। जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, उनसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहां पे मिलता है। फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स, कस्टमर्स डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट मंथली फॉर अ प्री डिटरमिन्ड पीरियड। जो हर महीने या किस सालाना लोग डिपॉजिट करते रहते हैं किसी फिक्स्ड टाइम के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 5 साल के लिए। फिर टाइम बाउंड बारोइंग्स, बैंक्स ऑल्सो बारो फंड्स विद अ फिक्स्ड रीपेमेंट शेड्यूल। ये रहा टाइम लाइबिलिटीज एंड डिमांड लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज, जब भी हमारे अकाउंट में पैसा है और हमें जरूरत है तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमारा पैसा वापस करेगा। टाइम लाइबिलिटीज में एक फिक्स्ड टाइम के अंतर्गत बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा पैसा हमें वापस देगा। आगे बात करते हैं आरबीआई रेपो रेट। रेपो रेट जो है रीपरचेज एग्रीमेंट रेट। रेपो रेट एक ऐसा रेट है, अगर किसी कॉमर्शियल बैंक जैसे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर ये आरबीआई से, जो सेंट्रल बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, अगर पैसे लेना चाह रहा है तो आरबीआई एसबीआई को पैसे देगा, तो जिस इंटरेस्ट रेट पर देगा उसे बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो कोई भी अगर कॉमर्शियल बैंक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट बैंक हो, अगर ये आरबीआई से पैसे लेते हैं तो आरबीआई बदले में इंटरेस्ट लेगा, वही इंटरेस्ट हो जाएगा रेपो रेट। पर्पस एंड फंक्शनिंग, इट हेल्प्स बैंक मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स बाय बोरोइंग फंड्स। यहां एक टर्म यूज हुआ है लिक्विडिटी, यहां देखेंगे लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स संपत्तियां हैं जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है। लिक्विड का मतलब यह है कुछ ऐसी वस्तुएं हैं अगर जिनको सेल किया जाए तो जल्द से जल्द उसको मनी के रूप में चेंज किया जा सकता है। जैसे स्टॉक्स है, सेल कर दिया मनी मिल गया। गोल्ड है हमारे पास है, अगर उसको सेल कर दिया तो तुरंत ही उसके बदले में पैसे मिल जाएंगे। ये लिक्विड एसेट्स कहलाते हैं। जैसे अगर कोई प्लॉट है, जमीन है, ये लिक्विड एसेट्स पे आमतौर पर नहीं माना जाता, क्योंकि अगर जमीन को सेल करना है, बेचना है, तो तुरंत नहीं हो सकता, उसको कैश में बदलने में काफी टाइम लग सकता है। तो लिक्विड एसेट जैसे गोल्ड है, स्टॉक्स है, कैश है, इनको लिक्विड एसेट्स माना जाता है। इम्पैक्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट, हायर रेपो रेट। हायर रेपो रेट का मतलब ये रहा, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा तो कॉमर्शियल बैंक वहां से कम पैसे लेंगे, जिसकी वजह से कॉमर्शियल बैंक के पास, जैसे स्टेट बैंक के पास पैसा कम होगा, तो वो कम, उसके पास पैसा है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाएगा, तो लोग एसबीआई से कम पैसा लेते हैं। तो हायर रेपो रेट, आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट वसूल रहा है,
द कॉस्टली लोन्स फॉर बैंक्स, बैंक को भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसे दे रहा है। हायर इंटरेस्ट रेट फॉर कंज्यूमर्स, तो जो आम पब्लिक है, हम बैंक में जाएंगे लोन के लिए तो वो भी क्योंकि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिला है तो हमसे भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट पर ही पैसे देगा। स्लोअर बारोइंग एंड स्पेंडिंग, तो जब हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पर मिलेगा तो हम उससे बचेंगे क्योंकि ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट में भरना पड़ेगा तो हम भी वहाँ से पैसे कम लेंगे। लोअर रेपो रेट, आरबीआई जब रेपो रेट को सस्ता कर देगा, कम ब्याज पर कॉमर्शियल बैंक को, एसबीआई को जब पैसे देगा तो चीपर लोन्स फॉर बैंक्स, तो एसबीआई को सस्ते में ही बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे अगर पैसा मिल रहा है आरबीआई से। लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोवर, जब एसबीआई को ही कम इंटरेस्ट पर मिल रहा है तो पब्लिक को भी वो कम इंटरेस्ट रेट पर ही देगा, जिससे पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से बैंक से लोन उठाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी करेगा। हाँ, रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी, ये आरबीआई ऐसा क्यों करता है? अगर देश में महंगाई है और महंगाई कभी बढ़ाना होता है कभी घटाना होता है, इसका मतलब आरबीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश में इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करना। महंगाई होना भी जरूरी है इकोनॉमी के लिए, लेकिन एक ये 3 से 4%, 4.5% के अंदर ही होना चाहिए। जो नॉर्मली 7 से 8%, 9% जाता है, ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता है, ये आम पब्लिक के लिए सही नहीं होता है। रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई, तो मार्केट में पैसा पर्याप्त पहुंचता रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की। इन्फ्लेशन, इन महंगाई को कंट्रोल करना है, कितना होना चाहिए, 3 to 4% होना चाहिए, 4.5% होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी हमारी ग्रोथ करनी चाहिए, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं। हाँ, इसमें एक और है रेपो रेट। रेपो रेट में सेंट्रल बैंक आरबीआई पैसे देता है कॉमर्शियल बैंक को, इसका एक अपोजिट है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक ये अपना पैसा आरबीआई के पास पार्क कर देंगे, जमा कर देंगे, इसके बदले में आरबीआई इन्हें कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रेट पे करता है। तो ये रेपो रेट का उल्टा है, इसलिए इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आगे बात करते हैं एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसे कोई बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, अगर हमें पैसे दे रहा है तो उसको इंटरेस्ट चाहिए और इंटरेस्ट बेस पे ही इनकी कमाई होती है। अगर हमें पैसे दिया है तो वो ईएमआई लगेगा, हर महीने ईएमआई देनी पड़ेगी, और अगर वहाँ से ईएमआई नहीं आ रही है, इट मीन्स उस कॉमर्शियल बैंक को यहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो वहाँ पे बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो पैसे लगाया है तो परफॉर्म कर रहा है, वो पैसा इंटरेस्ट कमा के दे रहा है बैंक को, लेकिन जब वही पैसा इन कॉमर्शियल बैंक को पैसा कमा के नहीं दे पा रहा है, मतलब वो परफॉर्मिंग नहीं कर पा रहा है, उसे ही बोलेंगे एनपीए। अगर ये लगातार 3 महीने तक हो जाए, 90 दिनों तक हो जाए, तो वो एनपीए के अंतर्गत माना जाता है। मीन्स अगर आपने किसी को पैसा दिया इंटरेस्ट के तौर पर कि हर महीने इतने इंटरेस्ट देने हैं, और अगर वो 3 महीने लगातार इंटरेस्ट नहीं दे रहा है तो आपका जो वो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके लिए वेस्ट हो गया, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उससे आपको इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है। ये रहा एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक इंटरेस्ट के लिए पैसे दे रहा है लेकिन उसको इंटरेस्ट ही नहीं मिल पा रहा है। एनपीए इज अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल या कि उसका खुद का जो मूल पैसा है वो भी नहीं आ पा रहा हो, या कि उसका इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, रिमेन्ड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। अगर 90 दिन, 3 महीने लगभग हो गया है, तब उसको एनपीए के अंडर में डाल दिया जाता है। फॉर बैंक्स अ लोन इज एन एसेट बिकॉज इंटरेस्ट पेड ऑन दीज लोन्स इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द बैंक। तो बैंक का वही मेन जो पैसा है जो कस्टमर्स को दे रहा है लोन पर, उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वही मेन सोर्स ऑफ इनकम है बैंकिंग सिस्टम में। और वही अगर पैसा इनको ना तो प्रिंसिपल अमाउंट ही मिल रहा है ना तो उनका इंटरेस्ट ही मिल रहा है, ये इनके लिए एनपीएस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन कस्टमर्स
रिटेल और कॉर्पोरेट्स आर नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं, द एसेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग फॉर द बैंक बिकॉज नॉट अर्निंग एनीथिंग फॉर द बैंक। क्योंकि बैंक का पैसा किसी को सपोज 10 लाख रुपए दे दिया, अब उससे उम्मीद है कि हर महीने उसको इंटरेस्ट मिलेगा ईएमआई के थ्रू, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो बैंक का वहां पे लॉस हो रहा है। ना तो उसका हो सकता है कि उसका मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट ही आए, हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट ना आए। देयरफॉर द आरबीआई हैज डिफाइंड एनपीएस एज एसेट्स ऐसी संपत्तियां दैट स्टॉप जनरेटिंग इनकम फॉर बैंक्स। जैसे कोई है दुकानदार है, दुकान में सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, 10-20 लाख इन्वेस्ट कर दिया, उससे लगा कि हर महीने इससे इनकम होगी, लेकिन अगर किसी कारण से उसमें इनकम नहीं हो पा रही है तो वो हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर एनपीएस नंबर्स पब्लिक एंड द आरबीआई एज वेल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक के सामने, पब्लिक के डोमेन में इसको पब्लिश किया जाए। पब्लिक को पता होना चाहिए कि बैंक का कितना पैसा डूब चुका है एनपीएस के थ्रू में, और ये आरबीआई को भी समय समय पर इसकी जानकारी देना अनिवार्य है ताकि जो इसके कस्टमर्स हैं उनके साथ जस्टिस हो सके। थर्ड है नेक्स्ट पॉइंट है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें दो पॉइंट हम पढ़ेंगे, एक है सीआरआर, एक है सीआरआर वर्सेस एक है एसएलआर। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, एक है एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जैसे यहां है एसएलआर। तो जो बैंक के पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, टोटल पैसा है, उसको उसे बोलते हैं एनडीटीएल। तो बैंक के पास टोटल पैसा जो रहेगा इसे बोलेंगे एनडीटीएल। तो इस एनडीटीएल का एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो लगभग ये बदलता रहता है, लेकिन अभी मान चलते हैं 18% है, 18%। मान लेते हैं किसी बैंक के पास 100 रुपया है, तो उस 100 रुपए में बैंक 18% मीन्स 18 रुपए अपने पास रखेगा लिक्विड कैश के रूप में, लेकिन उसको खर्च नहीं करेगा, उसको बारोइंग में खर्च नहीं करेगा, उधार देने में खर्च नहीं करेगा। तो ये रहा एसएलआर। बैंक मस्ट कीप दिस परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल इन कैश, वो कैश फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, वो गोल्ड भी हो सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां दिखाया गया एक एग्जाम्पल, if the SLR is 18%, statutory liquidity ratio is 18% and a bank's NDTL is 10,000 करोड़। मान लेते हैं बैंक के पास जो कुल पैसा है, कुल संपत्ति है वो 10,000 करोड़ है, NDTL बैंक की कुल संपत्ति, तो उसका 18% उसको अपने पास रखना है, लेकिन खर्च नहीं करना है। द बैंक मस्ट होल्ड, बैंक को वो अपने पास रखना है, वो इमरजेंसी के लिए। तो इसका 18% लगभग 1800 करोड़। तो अगर 10,000 करोड़ एनडीटीएल है, मतलब किसी बैंक के पास 10,000 करोड़ रुपए है, तो उसका 18% जो बन रहा है 1800 करोड़, वो उसको अपने पास रखने हैं, चाहे वो कैश के फॉर्म में रखे, गोल्ड के फॉर्म में रखे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखे, वो इमरजेंसी के रूप में रखा रहना है, उसको खर्चे नहीं करना है। अब जितने बचेंगे उनमें से फिर आएगा 4% जो आएगा कैश रिजर्व रेशो। आगे है कैश रिजर्व रेशो। ये कॉमर्शियल बैंक जो भी है इसका ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी जो चल रहे हैं 4%। तो अगर यहाँ पे सपोज अगर 100 रुपए है तो उसका 18% जो 18 रुपए बना, तो एसएलआर के थ्रू बैंक अपने पास ही रखेगा, उसको खर्च नहीं करेगा बारोइंग में। लेकिन जो ये है कैश रिजर्व रेशो, ये 4% है एनडीटीएल का, जितना टोटल वैल्यू है बैंक का। जैसे 100 रुपए अगर मान के चल रहे हैं तो 4% बनेगा, जो 4 रुपए है ये आरबीआई के पास रखेगा, ये इसको खर्च नहीं किया जाएगा एज अ सिक्योरिटी अमाउंट। तो वहां पे रहा एसएलआर में 18%, 100 रुपए का 18%, 18 रुपए बैंक अपने पास रखेगा, खर्च नहीं करेगा नॉर्मली, और 4% ये कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखेगा, जो कहलाएगा कैश रिजर्व रेशो। Banks must deposit this percentage of NDTL with the RBI। तो ये RBI के पास ही रखा जाएगा एज अ सिक्योरिटी।
इफ द CRR इज 4%, कैश रिजर्व रेशो अगर 4% है तो 4 रुपए, 100 का अगर 4 है तो 4 रुपए यहाँ आ जाएगा। अगर 10,000 करोड़ है, इसका 4% 400 करोड़। तो अगर बैंक का NDTL टोटल अमाउंट 10,000 करोड़ है तो 400 करोड़ रुपए ये RBI के पास पार्क किया जाएगा, रखा रहेगा। 10 आउट ऑफ 10,000 करोड़ द बैंक मस्ट होल्ड 2,200 करोड़। तो वहां पे 1800 करोड़ बना था SLR में, जो खुद के पास रखना है। 400 करोड़ आ गया जो RBI के पास, सेंट्रल बैंक के पास रखा जाना है। टोटल हो गया 2200 करोड़ हो गया। तो 10,000 करोड़ में 2200 करोड़ ऐसे हो गए जिसको बैंक नॉर्मली ये खर्च नहीं कर सकता उधार देने में कस्टमर्स को। तो जो बचा जितना 7800 करोड़, तो कोई भी बैंक अगर ये अमाउंट है तो 7800 करोड़ को ही ये लोन्स के रूप में दे सकता है। 10 आउट ऑफ 10,000 करोड़ द बैंक मस्ट होल्ड 2,200 करोड़ इन रिजर्व्स, 1,800 करोड़ इन SLR जो खुद के पास रखना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एंड 400 करोड़ इन CRR जो RBI के पास रखा जाएगा। द रिमेनिंग 7,800 करोड़ कैन बी यूज फॉर लेंडिंग। तो सिर्फ इतना ही पैसा यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम आम पीपल है तो अगर कोई चीज परचेजिंग करनी है तो सारा पैसा उठा के नहीं खर्च कर देना है, कुछ इमरजेंसी के लिए भी रखना पड़ता है। दिस रेगुलेशन इंश्योर्स दैट बैंक्स मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डू नॉट रन आउट ऑफ कैश इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ये इसीलिए किया जाता है, जैसे आम पीपल ही है कुछ पैसा सेविंग करके रखते हैं ताकि अगर कोई क्राइसिस आ गया, कोई विपत्ति का समय आ गया तो वहां पे यही पैसा यूज किया जाएगा। आगे देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। अगर बैंक को पैसे की जरूरत है तो वो RBI से लेगा रेपो रेट के थ्रू। लेकिन अगर बैंक को एक इमरजेंसी में पैसा चाहिए, जैसे स्पेशली अगर रात में ही पैसा चाहिए एकाएक, जो इमरजेंसी बेसिस पे है, तो उसके लिए हो जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। लेकिन इसमें कुछ लिमिट्स है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक पहले कोशिश करते हैं कि रेपो रेट के थ्रू पैसा ले ले RBI से, क्योंकि रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट कम होता है। ये इमरजेंसी फंड है और इमरजेंसी में कुछ मजबूरी का फायदा होता है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रेपो रेट के तुलना में ज्यादा होता है। तो बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को जैसे SBI को इसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा RBI को। तो MSF इसकी एक लिमिट है, अपनी टोटल NDTL का 1 से 2% ही ले सकते हैं। जैसे अगर 10,000 करोड़ NDTL, अभी जो पुराना केस अभी देखा 10,000 करोड़ NDTL, यहां पर 1 से 2%, इसका 1% रहा 100, तो अगर 1% होगा तो अधिकतम 100 करोड़। तो MSF के थ्रू ये कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से अगर 1% अगर कंडीशंस होगा तो लगभग 100 करोड़ तक ही ये पैसे ले सकते हैं। यहाँ कंडीशन होती है कि ये ओवरनाइट लोन्स हो सकते हैं, जैसे आज ले लिया, हो सकता है आज ही कुछ घंटे बाद लौटा दिया जाए या कि कल तक लौटा दिया जाए। लेकिन जो रेपो रेट है उसमें कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ हफ्ते हो सकते हैं या कुछ महीने भी हो सकते हैं। तो ये टाइम की भी बात होती है कि जो शॉर्ट टर्म लोन्स चाहिए कुछ घंटे के लिए, कुछ ही दिन के लिए, तो ये है MSF के थ्रू। जो कुछ ज्यादा समय के लिए, कुछ दिन कुछ हफ्ते के लिए, तो वो बन जाएगा फिर रेपो रेट। एक और होता है उसको बोलते हैं बैंक रेट, एक बनेगा बैंक रेट। इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे है कुछ घंटे के लिए बात होती है, जैसे एक रात के लिए ले लिया है, कुछ घंटे के लिए है, तो यहाँ पे बन जाएगा MSF। कुछ दिनों की बात कर रहे हैं या कुछ हफ्तों की बात कर रहे हैं तो बन जाएगा रेपो रेट। या कुछ लंबे समय के लिए 4 महीने 5 महीने 6 महीने की बात कर रहे हैं तो उसमें हो जाएगा ये बैंक रेट। इसमें है रेपो रेट से भी ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे आप किसी को इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हैं, तो अगर वो मांग रहा है कि नहीं अभी मैं 4 घंटे में लौटा दूंगा, तो उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर बोलेगा 4 महीने बाद लौटाऊंगा तो उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट रेट उसको देना पड़ेगा। बोलेगा 4 साल बाद लौटाऊंगा तो उसको और भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरह से आज के जो बेसिक पॉइंट हमारे ये फिनिश होते हैं। इससे कुछ और भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज होंगे, जिसको आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।